एवरीवन, एमयूज म्यूजिक स्टार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1954 में। और देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये जो मतलब बेस्ट एक्ट्रेस आते हैं इसके अंदर उनको दिया जाता है। बेस्ट एक्टर जो होते हैं उनको दिया जाता है। बेस्ट को एक्टर या को एक्ट्रेस जो होती है उनको दिया जाता है। आज हम इसमें बात करेंगे कि 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किन किन को नवाजा गया है। 2023 में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस किस को सम्मानित किया गया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एक्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो पहली एक्ट्रेस कौन आती है? गंगूबाई। कौन आती है भाई? गंगूबाई। और इनको किस फिल्म के लिए मिला है? माय मिस्टेक। पहली एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। और इसको किस फिल्म के लिए मिला है? गंगूबाई काठियावाड़। ठीक है, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो आलिया भट्ट है उसका कैरेक्टर इतना शानदार दिखाया है, उसने एक्टिंग इतनी गजब की है कि आप उसको कितनी भी बार देख लो आपको मन नहीं भरेगा। मतलब बहुत अच्छी मूवी है, मैंने खुद ने उसको सीन किया हुआ है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी मूवी आती है कृति सेनन की। कृति सेनन की एक मूवी आती है मिमी। ठीक है, इस मूवी के लिए कृति सेनन को एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ये हमने बात की है एक्ट्रेस की। ठीक है, और कृति सेनन की एक फिल्म आती है मिमी, उसके लिए कृति सेनन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इसके अंदर कृति सेनन, इसमें क्या होता है कि इसका एक बेबी होता है, फॉरनर्स होते हैं तो उसको दे देते हैं, कृति सेनन को ले लेती है। लेकिन कुछ साल बाद जब वो वापस आते हैं तो उतने में बच्चा बड़ा हो जाता है और वो उससे कृति सेनन से भागता है। मतलब अच्छी फिल्म है, बहुत ही मोटिवेट सी है। मदर किया है, जब मदर होती है कृति सेनन उसको मदर की तरफ करती है। पहले तो वो पैसों के लिए उसको ले लेती है, लेकिन उसके बाद से फिर उसको मतलब उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वो बाद में मतलब कि उसको देना पसंद नहीं करती, क्योंकि फॉरनर्स वापस आते हैं। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी जिस देश में गंगा रहता है, उसके अंदर जो बात हुई है ना वही चीज़ सेम उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कृति सेनन की मूवी है नीवी। और अगर हम एक्टर की बात करते हैं, एक्टर कौन आता है? अल्लू अर्जुन जो है, जिसकी फिल्म है पुष्पा राज। कौन सी फिल्म है भाई? पुष्पा राज। ठीक है, इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन जो है उनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, इसमें हम मूवीज़ की बात करेंगे कि कौन सी मूवीज़ के लिए मिला है और कौन निर्देशक कौन है, उन सब की बात हम करेंगे। आपने पुष्पा राज मूवी देखी होगी जो कि साउथ की, अगर हम बात करें लैंग्वेज क्या है इस मूवी की तो तेलुगु भाषा में है ये। ठीक है, तेलुगु लैंग्वेज में है ये फिल्म पुष्पा राज जो है। और इस फिल्म में जिस एक्टर ने कैरेक्टर निभाया हुआ है अल्लू अर्जुन, और इनको इसी फिल्म के लिए ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्ट्रेस की बात करते हैं आलिया भट्ट, जिसको गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म बनाई जिन्होंने। कृति सेनन की बात करते हैं तो मिमी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हम फिल्म की बात करते हैं फिल्म आती है रॉकेट द नबी इम्पैक्ट। ये किसकी है? आर माधवन की मूवी है ये। और ये पता है एक साइंस बेस्ड मूवी है, इस फिल्म को मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड मिला है। पहले देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम क्या था? राजकीय फिल्म पुरस्कार। राजकीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का नाम पहले क्या था भाई? राजकीय फिल्म पुरस्कार। ओके, और अगर हम मूवी की बात करते हैं कि इस मूवी के लिए मिला है तो रॉकेट द नबी इम्पैक्ट फिल्म है, इसके लिए इनको ये वाला अवार्ड मिला है आर माधवन को। और इसकी अगर हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का पहले नाम क्या हुआ करता था? राजकीय फिल्म पुरस्कार हुआ करता था। ठीक है,
देखो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें अगर, निर्देशक, एक मूवी है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी मूवी है, इसमें काम जिसने किया निखिल, उनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो मिला है वो निखिल को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? गोदावरी जो मूवी है उसके लिए मिला है, निखिल महाजन। अगर हम सर्वश्रेष्ठ सहायक की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ सहायक, तो कौन आते हैं भाई? पंकज त्रिपाठी। कौन आते हैं भाई? पंकज त्रिपाठी, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो गोदावरी फिल्म है, गोदावरी फिल्म, ओके। इसमें निखिल महाजन जो है उसको मिला है, याद रखिएगा। फिल्म की अगर बात करते हैं एक्टर की, अल्लू अर्जुन को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? पुष्पराज के लिए, तेलुगु। यहाँ पे फिल्म के लिए नहीं मिला, यहाँ पे एक्टर को मिला, यानी उसके एक्टिंग के लिए मिला है। और यहाँ पे फिल्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी फिल्म थी भाई? ये मैंने बताई थी ना, रॉकेट द नबी, ये इस फिल्म को मिला है। और ये किसकी फिल्म है? आर माधवन की है। और राजकीय सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करते हैं तो निखिल महाजन को मिला है। कौन सी फिल्म? गोदावरी फिल्म। गोदावरी फिल्म किस लैंग्वेज में है भाई? देखो और सहायक अभिनेत्री की बात करते हैं तो इसमें किसको मिला है? पल्लवी जोशी, पल्लवी जोशी। और किसके लिए? कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स, इसके लिए मिला है। किसको? सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? पल्लवी जोशी को। और याद रखिएगा ये जो थे एक्टर मैंने भी आपको बताए थे, पंकज त्रिपाठी। ये कौन सी फिल्म में है? मिम्मी फिल्म की, जो कि कृति सैनन की मूवी है। कृति सैनन भी है इसमें, एक्ट्रेस है। और सहायक एक्टर की बात करते हैं, सहायक अभिनेता की बात करते हैं तो ये पंकज त्रिपाठी जी आते हैं। और याद रखिएगा गोदावरी फिल्म जो है ये मराठी लैंग्वेज में है, मराठी फिल्म, ओके। और बाकी आपको पता है येलो पुष्पराज है जो तेलुगु लैंग्वेज में है। और गोदावरी फिल्म जो है ये मराठी फिल्म है। और इसमें जो निर्देशक है, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जो मिला है वो निखिल महाजन को मिला है। अगर हम बात करते हैं सहायक अभिनेत्री तो पल्लवी जोशी है, जिनको कौन सी मूवी के लिए मिला है? द कश्मीर फाइल्स। अगर आपने देखी है मूवी, बहुत बढ़िया मूवी है द कश्मीर फाइल्स। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका पहले नाम क्या था भाई? राजकीय फिल्म पुरस्कार था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, अब जो कि राजकीय फिल्म पुरस्कार हो गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं तो कौन आते हैं भाई? निखिल महाजन, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को जिसको क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
देखो इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे आता है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं भाई? सदस्य देशों की बात करें तो कितने हैं सदस्य देश? 194। क्या है यूनेस्को की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक चीज़ बता दूं, यूनेस्को क्या है कि यूनेस्को की हर साल एक लिस्ट निकलती है जिसमें क्या है कि जो बहुत फेमस प्लेस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर में जो शामिल हो जाता है। ठीक है, आज जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में इस बार 2 प्लेस है। इसकी सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है फुल फॉर्म इसकी। देखो यूनेस्को के अभ्यर्थी में शामिल है, यानी कि यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल है। कौन कौन सा है भाई? एक तो अगर आपको पता होगा शांति निकेतन, जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको एक तो इसको शामिल किया गया है। कहाँ पे है ये भी? कर्नाटक, बेंगलुरु। अगर हम देखें कि भारत के 3 प्लेस हैं, भारत के 3 प्लेस हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, एक आता है हमारा हम्पी 1986 में। और अगर हम बात करते हैं 2 प्लेस हैं यूनेस्को की सूची में, पहला आएगा शांति निकेतन। ठीक है, इनको 2014 में लिस्ट किया गया था। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के 3 मंदिर आते हैं। होयसेल, कर्नाटक का होयसेल प्लेस है। ये 3 मंदिरों का ग्रुप है जिसको क्या मिला है कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। याद रखिएगा, उसमें एक शिव का मंदिर है, एक विष्णु का है, और एक जो है मंदिर उसमें कृष्ण की जो वो कृष्ण का मंदिर है, उसमें क्या है कि कृष्ण के 3 रूपों को दिखाया गया। ओके, कृष्ण के 3 रूप उसके अंदर दिखाए गए हैं। तो आपको और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को इतना याद रखना है 2 प्लेस शामिल किए गए हैं। पहला शांति निकेतन, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में उसकी स्थापना की थी, बाद में उसको एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया था, विश्व भारती को। ठीक है, यूनिवर्सिटी बन गई थी बाद में वो। तो आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, 1951 में। ओके, अगर हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो 2014 में इनको लिस्ट कर दिया गया था, इनको कैटेगराइज कर दिया गया था कि ये यूनेस्को की नेक्स्ट लिस्ट में ये दोनों जगह शामिल होगी। अगर हम देखें तो टोटल 43 प्लेसेस हो चुके हैं, टोटल 43, यानी हमारे इंडिया के टोटल 43 जगह हैं जहाँ जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और जहाँ पे कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक की 3 प्लेस हैं, कर्नाटक के 3 जगह हैं। ठीक है, कर्नाटक की 3 जगह हैं जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। देखो शांति निकेतन जो है ये 41 पे आता है, और होयसल जो है ये 42 पे आता है। टोटल 42 है, सॉरी 43 के अंदर 42। ओके, टोटल 42 है। कर्नाटक के विश्व हेरिटेज, कर्नाटक के विश्व हेरिटेज में 3 प्लेस शामिल हो चुके हैं, 3 प्लेस शामिल हो चुके हैं। ठीक है, शांति निकेतन की याद रखना, यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा।
देखो कुछ छोटे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है छोटी चिकारी जो होती है, छोटी चिकारी का जो तार होता है किस स्वर में मिलाया जाता है? किस स्वर में मिलाया जाता है? देखो दो चिकारी के तार होते हैं अगर हम देखें तो, और एक चिकारी का तार होता है जो किसमें मिलाया जाता है? ताड़ सा में, ताड़ सा में मिलाया जाता है। और अगर छोटी चिकारी की बात करते हैं तो यह मध्य सा में मिलाया जाता है। ओके, मध्य सा, ताड़ सा, चिकारी का तार जो होता है सा में मिलाया जाता है। ठीक है, तानपुरे में अगर बात करते हैं तो कितनी तारें होती हैं भाई? 4 तारें होती हैं। रबाब की बात करते हैं तो रबाब में कितनी तारें होती हैं भाई? 8। सितार में बात करते हैं तो कितनी तारें होती हैं भाई? 7। और अगर हम सहतार की बात करते हैं तो इसमें कितनी तारें हैं भाई? 3। और हम कुछ अब वीणा की बात करते हैं जहाँ पे ताड़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मत कोकिला वीणा, मत कोकिला वीणा, इसमें कितनी तारें होती हैं भाई? 21 तारें होती हैं। और इसका उल्लेख जो है आपको देखना शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में मिलेगा, शारंगदेव संगीत रत्नाकर। ठीक है, अब एक आती है वीणा चित्रा वीणा जो कितनी तारों की है? 7। एक आती है घोषका जो कितनी तारों की है? 1 वायर की है। फिर बात करते हैं विपंची वीणा की, विपंची वीणा ये कितने वायर की है? 9 वायर की है। ठीक है, अब कई बार शततंत्री वीणा का दिया जाता है, शततंत्री वीणा ये 100 तारों की है। अगर आज हम देखें कि संतूर की उत्पत्ति इससे हुई है, किससे? संतूर की उत्पत्ति। अगर हम बात करें संतूर की उत्पत्ति किस वीणा से मानी जाती है? शततंत्री वीणा से मानी जाती है। ठीक है, मत कोकिला में कितनी वीणा होती है? 21 होती है। और शारंगदेव का संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ आता है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। चित्रा वीणा की बात करते हैं तो इसमें 7 वीणा होती है जो कि भरत ने बताया है इसके बारे में। और मतंग मुनि जो है वो चित्रा वीणा के महान कलाकार थे। और किन्नरी वीणा ये भी 21 तारों वाली वीणा है और इसमें क्या है? 14 पर्दे होते हैं, 14 पर्दे। और इस किन्नरी वीणा का उल्लेख शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में मिलता है, उन्होंने इसका उल्लेख किया है। 14 अचल पर्दे वाली वीणा है किन्नरी वीणा। कौन सी है भाई? 21 तारों वाली वीणा है और इसमें कितने पर्दे होते हैं? 14 अचल पर्दे होते हैं। ठीक है, देखो एक आता है रोशन आरा बेगम, ये किस घराने से संबंधित है? तो किससे भाई? किराना घराना से। ठीक है, किराना घराना। एक आती है मोदूबाई कुर्डीकर, मोदूबाई कुर्डीकर ये किससे संबंधित है भाई? जयपुर से। और इनके गुरु कौन माने जाते हैं भाई? अलादिया खां, अलादिया खां। ओके, इनके गुरु कौन माने जाते हैं? अलादिया खां। रोशन आरा बेगम किस घराने से बिलोंग करती है भाई? किराना घराने से। और मोतीबाई कुर्डीकर की बात करें तो ये जयपुर घराने से। और इनके गुरु कौन माने जाते हैं भाई? अलादिया खां माने जाते हैं। ठीक है, अलादिया खां जो है ख्याल गायक है। ठीक है, अलादिया खां क्या है? ख्याल गायक है। अब देखो कुछ आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे तानसेन है, किससे संबंधित है? ध्रुपद से। भरत जो है किस किस की जानकारी दी उन्होंने? ध्रुवा की, रस की,
श्रुति की, जातियों की, रस की। ओके। भरत मुनि क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। कौन सी वीणा भाई? चित्रा वीणा। कितनी तारें होती हैं? 7 तारें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि मतंग मुनि कौन सी वीणा बजाते थे? आविष्कारक ये किन्नरी वीणा के थे, बजाते चित्रा वीणा थे। चित्रा वीणा। अब जैसे शारंग देव की कौन सी वीणा आती है? शारंगी। शारंगी वीणा, जिसको इन्होंने नीशंख नाम भी दिया था, नीशंख वीणा। और ये इनका उपनाम भी आता है, उपनाम भी आता है। किसका भाई? शारंग देव का। बात करते हैं विश्व मोहन भट्ट। ये कौन सी वीणा के कलाकार है? मोहन वीणा। और ये गिटार बजाते हैं। ओके। विश्व मोहन भट्ट। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? संतूर से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबले से। अली बख्श किससे संबंधित है? सारंगी से। और ये अली बख्श कौन है भाई? अली बख्श ये कौन है? अली बख्श किससे संबंधित है? सारंगी से। और ये अली बख्श है कौन? ये अली बख्श जो है पटियाला के जो हमारे गुलाम अली खान हैं उनके हैं, उनके फादर हैं। ख्याल से भी संबंधित है। घराने की बात करें पटियाला है। एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जैसे इनमें से किस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती? ए काफी, बी भैरवी, सी जय जयवंती और डी मालकंस। किसमें नहीं गाई जाती है? इनमें से किस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती है? काफी, भैरवी, जय जयवंती या फिर मालकंस। देखो मालकंस राग जो है इसमें ठुमरी नहीं गाई जाती है। ओके, याद रखिएगा, राग मालकंस में ठुमरी नहीं गाई जाती। मालकंस में ठुमरी नहीं गाई जाती। और अगर हम बात करते हैं भीम पलासी, इसमें भी ठुमरी नहीं गाई जाती। अगर हम बात करते हैं भैरव, इसमें भी नहीं गाई जाती। ओके। अगर हम बात करते हैं पूर्वी, इसमें भी नहीं गाई जाती। ओके। ये रागे हैं जिसमें ठुमरी नहीं गाई जा सकती। जैसे काफी में गा सकते हैं आप, भैरवी में गा सकते हैं, जयजवंती में गा सकते हैं। जैसे भैरवी में अगर आपने किशोरी मनकर की सुनी है, आज गुइया, इस टाइप से कुछ है उनकी, थोड़ी सुनोगे तो आप। तो मालकंस राग जो है इसमें क्या नाम है, ठुमरी नहीं गाई जाती। भीमपलासी में भी नहीं गाते, भैरव में भी नहीं गाते, पूर्वी में भी नहीं गाते। अगर हम बात करें ठुमरी, हम खमाज राग में गा सकते हैं, तिलक कामोद में गा सकते हैं।
इन सब रागों में हम ठुमरी गा सकते हैं, ठीक है। मालकोंस में नहीं गा सकते। जयजयवंती में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कौन सा ठुमरी का राग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काफी किस थाट का है भाई, ये काफी थाट का ही है, इसको हम आश्रय राग बोल सकते हैं। भैरवी क्या है, भैरवी थाट का ही है, ये भी आश्रय राग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कितने आश्रय राग हैं, तो टोटल 10 आश्रय राग है, जो कि हमारे 10 थाट हैं, वही हमारे 10 आश्रय राग हैं। 10 थाट ही 10 आश्रय राग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जयजयवंती की बात करते हैं, ये किसका है भाई, खमाज का है। और जयजयवंती जो है ये परमेल प्रवेशक राग भी बोला जाता है इसको। कौन सा, परमेल प्रवेशक, इसको परमेल प्रवेशक राग भी बोला जाता है। मालकोंस की बात करते हैं, तो मालकोंस किस थाट का है भाई, भैरवी का, ठीक है। तिलक कामोद, ये भी खमास थाट से है। पूर्वी थाट का है। भीमपलासी जो है ये काफी थाट का है। अब देखो क्वेश्चन इसमें ऐसे घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। मैंने कुछ चीजें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, जो हमारे क्वेश्चन छोटे मोटे बन जाते हैं इसमें से। जैसे इनमें से किस राग में ठुमरी नहीं गाई जाती, जैसे कि मालकोंस है उसमें नहीं गा सकते, भैरवी में ठुमरी गा सकते हैं हम, तिलक कामोद में गा सकते हैं, खमाज में गा सकते हैं, ओके। और अगर हम बात करें कि किस में नहीं गाई जाती, तो मालकोंस में नहीं गा सकते, भीमपलासी में भी नहीं गाई जाती है, भैरव में भी नहीं गाई जाती है, और भी काफ़ी पूर्वी है उसमें भी नहीं गाई जाती, ठीक है। ये 4-5 रागे हैं जिसमें नहीं गाई जाती। इसमें कुछ मैंने आपसे जनरल नॉलेज की चीज़ें डिस्कस करी है, जो D++ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको इन सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात थाट आपको याद होनी चाहिए। जो भी हमारे सिलेबस में राग है उनके सबके थाट आपको पता होनी चाहिए, और उनकी पकड़ क्या है वो पता होनी चाहिए, और उसके अलावा उनके वादी समाधि स्वर क्या है। कई बार आपको क्वेश्चन घुमा के देते हैं भाई इनमें से किस राग का वादी स्वर गंधार नहीं है, या फिर किस राग का समाधि स्वर निषाद नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको घुमा फिरा कर दे देते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। और उसको अगर आपको और डिटेल से राग के वादी समाधि याद करनी है, तो इसमें मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, गंधार निषाद के, दैवत धागा के, काफ़ी सारे राग हैं जिसके मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप उनको वीडियो को देखोगे तो आधे से ज़्यादा रागों के आपको वादी समाधि याद हो जाएंगे, ओके, ठीक है, पता चल गया। अब जैसे काफ़ी का पूछ ले, तो काफ़ी क्या है, हमारा आश्रय राग है। भैरवी क्या है, भैरवी हमारा आश्रय राग है। भैरव भी हमारा आश्रय राग है, पूर्वी भी हमारा आश्रय राग है। काफ़ी की थाट की अगर बात करते हैं, तो इसका काफ़ी का थाट काफ़ी आता है, और अगर इसके वादी समाधि की बात करते हैं, तो काफ़ी का वादी मध्यम होता है, और समाधि क्या होता है, षड्ज होता है। अगर हम बात करते हैं भैरवी की, भैरवी किस थाट का भाई, भैरवी थाट का ही है। बात करते हैं जयजयवंती की, जयजयवंती है, जयजयवंती को हम परमेल प्रवेशक राग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 थाट का मिश्रण होता है। अब देखो परमेल प्रवेशक राग कौन से माने जाते हैं, परमेल प्रवेशक राग वो माने जाते हैं, जैसे कि आपको मेल से पता चल रहा है। मेल जो है कि हमारे दक्षिणी संगीत में मेल है, उसको मानते हैं 72 थाट या मेल बोल सकते हैं। तो जयजयवंती भी परमेल प्रवेशक राग है, क्योंकि इसमें 2 रागों का मिश्रण है, एक खमाज का और एक काफी थाट का, ठीक है। काफी और खमाज थाट का इसमें मिश्रण आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, परमेल प्रवेशक राग भी बोली जाती है। इनमें से भैरव है, ये भी परमेल प्रवेशक है, और उसके अलावा पूर्वी, इसको भी परमेल प्रवेशक बोला जाता है, मालवा को भी परमेल प्रवेशक राग बोला जाता है, ओके। और भी काफ़ी सारे राग हैं जिनको परमेल प्रवेशक बोल सकते हैं। जयजयवंती की बात करते हैं, जयजयवंती क्या है, खमास थाट का है, ठीक है। और अगर हम इसके वादी समाधि की बात करते हैं, तो क्या है इसका वादी समाधि, गंधार और निषाद। खमाज का भी गंधार और निषाद ही है। मालकोंस की बात करते हैं, मालकोंस का वादी समाधि मासा आता है, और इसके अगर हम थाट की बात करते हैं, तो इसका थाट भैरवी आ जाता है। और मालकोंस में अगर हम इसको कोमल निषाद कर देते हैं, तो वो कौन सा आ जाता है, तो चंद्रकोंस राग बन जाता है, ओके। उसके बाद तिलक कामोद की बात करते हैं, ये भी खमाज थाट से है, ओके। तिलक कामोद में क्या है कि ठुमरी गाई जाती है, क्योंकि खमाज अंग के अगर आप राग देखोगे, जैसे कि मान लो खमाज थाट के रिगार्डिंग जो राग है ना, उनमें मोस्टली में अगर आप देखोगे ना, उसमें ठुमरी गाई जाती है, ओके। और इसमें कुछ मैंने संगीतज्ञों के नाम डिस्कस किए, जैसे शिव कुमार शर्मा है, वो संतूर वादक हैं, जाकिर हुसैन है, तबला वादक हैं, अली बख्श जो है वो सारंगी वादक हैं। अब जैसे है अली अकबर, ये सरोद वादक। और अगर इनका घराना देखें तो क्या है भाई, इनका घराना था
अलादीन, ठीक है। सॉरी, इनका किराना आ जाता है, ठीक है, किराना। अमजद अली, ये भी सरोद वादक है। लता मंगेशकर, ये गायक है। अन्नपूर्णा देवी, सरोद वादक है। अलाउद्दीन खान, ये सरोद वादक भी है, गायक भी है, ओके। अनुष्का शंकर, सितार बजाती है ये। रविशंकर, ये भी सितार बजाता है। अब देखो एक आता है अकबर, ये नगाड़ा बजाते हैं, ठीक है। देखो जहांगीर जो थे ना वो भी वीणा बजाते थे, याद रखिए। जहांगीर क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। जहांगीर जैसे हमारी कुछ ना जैसे प्राचीन संगीत या ऐसा कुछ दे देते हैं ना, तो कई बार उसमें जहांगीर वगैरह का नाम दे देते हैं कि कौन सा पर्सन क्या बजाता था। जैसे अन्नपूर्णा देवी सरोद बजाती थी, अलाउद्दीन खान सरोद गायक है, अनुष्का शंकर सितार बजाती है, रविशंकर भी सितार बजाते हैं। सितार जिनकी 12 दिसंबर 2012 को मृत्यु हो गई थी, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि रविशंकर की मृत्यु किस डेट को हुई थी, तो 12/12/2012 को हुई थी, ओके। और ये सितार से संबंधित है। देखो इनकी एक नई बात आती है, इन्होंने ना मंद्र मध्यम का तार लगाया था सितार में। मंद्र मध्यम का तार लगाकर सितार में 8 तार थे, सितार में 8 तार थे। मंद्र मध्यम का तार लगाकर इन्होंने सितार में क्या कर दिया भाई? 8 तार कर दिए, ओके। सितार के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि सितार में कौन कौन सी वायर्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, ओके। और भी गायक की लिस्ट में आपके सामने लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन सा पर्सन किस से है। जैसे कि त्यागराज आते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कृति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इनकी एक फेमस आती है पंचरत्न कृति, ओके, तमिल में लिखी हुई है, तेलुगु में सही। और उसके अलावा अगर हम देखें तानसेन, तानसेन भाई रबाब वादक थे और ध्रुपद गायक भी थे। और उसके बाद अगर बात करते हैं मानसिंह की, मानसिंह क्या थे भाई? ध्रुपद गायक थे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।